हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम द लायन साइंस एकेडमी। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, हमने अपनी करंट अफेयर एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू करी थी, जिसमें कि आज का जो आपका पार्ट है वो है आपका पार्ट 6। तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जिनके की इम्पॉर्टेंट एक पॉसिबिलिटी है कि वो आपके आने वाले प्रीलिम्स में आ सके, और कुछ जो जो हम कर चुके हैं करंट अफेयर उनका हम रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। तो इसमें आपको कुछ दो स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका कह रहा है कि द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर द ईयर 2020 वाज रिलीज्ड बाय यूनेस्को। क्या इसे यूनेस्को ने रिलीज़ किया है? सेकेंड जो स्टेटमेंट है, द लार्जेस्ट जेंडर डिस्पैरिटी इज़ इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो इसमें आपको देखना है कि जो लार्जेस्ट जेंडर डिस्पैरिटी है, यानी कि लार्जेस्ट जेंडर गैप जो कहा जा रहा है, क्या वो पॉलिटिकल क्षेत्र में है? तो इसके जो ऑप्शंस है वो आपके ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन। तो इसमें आप अपना आंसर देखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली टू। इसे यूनेस्को नहीं निकालता, तो देख लेते हैं इसे कौन निकालता है। इसको जो निकालता है वो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको इम्पॉर्टेंटली याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये इंडेक्स हर साल निकलता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कौन इसको निकालता है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके रेगुलरली प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर आपका पूछा गया था ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो उसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता था। तो इन इंडेक्स में थोड़ी सी अपनी नज़र बनाए रखिएगा कि कौन सा इंडेक्स कौन सी कंट्री कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। तो इसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इसमें इंडिया से रिलेटेड जो पॉइंट है, इंडिया हैज़ रैंक्ड 112th अमंग 153 कंट्री, स्लिप्ड 4 प्लेसेस फ्रॉम द प्रीवियस रैंकिंग। यानी कि पिछले साल से हम 4 जो रैंक है वो हम गिर चुके हैं। तो इसमें ये कौन कौन सी चीज़ों को मेज़र करता है? इट मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, कि ये पैरिटी को देखता है मैन और वुमेन के बीच में। कौन कौन से क्षेत्र में? इकोनॉमिक क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बारे में एक बात जान लीजिए, द इंडेक्स लाई बिटवीन 0 to 1। इसमें ये स्टेटमेंट आपसे आ सकती है कि इस इंडेक्स में 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है, या फिर 0 से 1 तक का। तो इसको याद रखिएगा कि 0 और 1 का स्कोर दिया जाता है, जहाँ पे 1 आपका डिनोट करता है कंप्लीट पैरिटी, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट इक्वालिटी है, और 0 डिनोट करता है कि कंप्लीट इनइक्वालिटी, यहाँ पे वहाँ पर 1% भी इक्वालिटी नहीं है। तो इसमें कुछ की फाइंडिंग्स है जो आप याद रख लीजिएगा। ओनली 25% ऑफ द टोटल सीट्स इन द पार्लियामेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर ऑक्यूपाइड बाय वुमेन। यानी कि 1/4 ऑफ द सीट्स ही है सिर्फ वुमेन्स के पास, एंड ओनली 21% ऑफ द मिनिस्टर आर वुमेन। तो मिनिस्टर्स की अगर बात करी जाए तो उसमें तो वुमेन की जो पैरिटी है या जेंडर पैरिटी है वो और भी कम है। तो इसमें इंडिया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इंडिया में जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो पीछे है, जबकि हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में बहुत आगे हैं। तो इसको देख लीजिएगा, द रैंक 18th इन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड इट हैज़ क्लोज 2/3 ऑफ इट्स ओवरऑल जेंडर गैप। यानी कि इंडिया का जो स्कोर है वो है 66% का। तो आगे चलते हैं। कुछ और रिपोर्ट है जो इस जेंडर से रिलेटेड होती हैं, वो है जेंडर पैरिटी इंडेक्स इज रिलीज बाय यूनेस्को, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ये रिलीज़ करता है आपका यूएनडीपी। तो ये दो इंडेक्स को आप याद रख लीजिएगा। इन दो इंडेक्स के बारे में क्या पता आपसे पूछ ले। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कैबिनेट कमिटीज से रिलेटेड। तो इसमें आपके दो स्टेटमेंट पूछे गए हैं। पहला, देयर आर 6 कैबिनेट कमिटीज़, कि क्या यहाँ पर अभी भी 6 कैबिनेट कमिटीज़ हैं। दूसरा, ऑल द कैबिनेट कमिटीज़ आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इन दो स्टेटमेंट के बारे में आपको देखना है और बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है आपका ओनली वन, ओनली टू, बोथ एंड नन। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका बोथ, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो एक एक करके देखते हैं दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्यों गलत है। तो जो पहला यहाँ पे बोला गया था कि 6 कैबिनेट कमेटी, वो गलत था। वहाँ पर अभी कितनी है, 8 कैबिनेट कमिटीज़ हैं, और इसमें अभी रिसेंटली 2 नई कमिटीज़ को ऐड किया गया है। पहली जो कमेटी है वो इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पे, और जो सेकंड जो कमेटी है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में। तो इसको याद रख लीजिएगा कि अब जो आपका नंबर हो गया है वो बढ़कर कितना हो गया है, 8 हो गया है। सेकंड जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है,
कैबिनेट कमिटीज़ आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि कुछ जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित होती है उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हैं, इनकी बाहर से उनको लाया गया है, तो उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये कहाँ पर आपकी बताई जाती है, इनका जो जिक्र मिलता है आपको रूल ऑफ बिजनेस प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें दो तरह की कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं, कुछ होती हैं स्टैंडिंग, कुछ होती हैं एड हॉक। जो स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं ये होती हैं परमानेंट नेचर की, यानी कि ये अनिश्चित काल तक रहेंगी। एड हॉक जो होती है वो टेम्प्रेरी नेचर के लिए बनाई जाती है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर किसी एक फैसले को लेने के लिए बनाई गई और उसके बाद उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो इसके कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी जो मेंबरशिप होती है वो 3 से लेकर 8 कैबिनेट मिनिस्टर तक इसमें हो सकते हैं। यूजुअली इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि आमतौर पर इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में नॉन कैबिनेट मिनिस्टर कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड एज मेंबर। ओके, तो इसमें जो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि मान के चलिए कोई कमेटी है जिसमें कि अभी होम मिनिस्टर है, सबसे ऊंचा पद है, यानी कि होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, या इनमें से कोई भी जो इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो है, तो यूजुअली वो उसको हेड करेंगे। लेकिन अगर इस कैबिनेट कमेटी में पीएम आ गए तो उस कैबिनेट कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वो पीएम बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। यानी कि अगर पीएम किसी कैबिनेट कमेटी के मेंबर हैं तो उस कैबिनेट कमेटी को हेड कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर। तो ये 8 कैबिनेट कमेटीज़ हैं जो आपकी हैं जी, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट आपको नोट करने वाली चीज़ है, ऑल द कमिटीज़ एक्सेप्ट कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स आर हेडेड बाय पीएम। यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑफ अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अलावा जितनी भी कैबिनेट कमेटीज़ हैं उन सबको कौन हेड करेंगे, पीएम हेड करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है कि ये प्लेस का नाम दिया गया है और यहाँ पे दिए गए हैं ग्रासलैंड के नाम, किस प्लेस पे कौन कौन से ग्रासलैंड का क्या नाम है वो आपको मैच करना है। तो पहला जो इसमें है वो है नॉर्थ अमेरिका। क्या नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उनको प्रेरीज बोलते हैं। सेकंड जो इसमें है वो है यूरोप। तो जो यूरोप में जो ग्रासलैंड है क्या हम उनको पैम्पास बोलते हैं। तीसरा जो है उसमें अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है क्या हम उसे सवाना बोलते हैं। चौथा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है क्या हम उन्हें स्टीपी बोलते हैं। तो ये आपके कुछ कोड दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपके करेक्ट मैच है किसके साथ। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि 1 होगा ए। नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है, प्रेरीज बोला जाता है, बिल्कुल सही। सेकंड जो है यूरोप। यूरोप में जो बोला जाता है ग्रासलैंड को वो बोला जाता है स्टेपी टाइप ऑफ ग्रासलैंड। तीसरा जो बात है यहाँ पे अफ्रीका की जब हम कर रहे हैं तो अफ्रीका में ग्रासलैंड को सवाना ही बोला जाता है। और साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साउथ अमेरिका में पैम्पास बोला जाता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, नॉर्थ अमेरिका यानी कि प्रेरीज, यूरोप यानी कि स्टेपी, अफ्रीका सवाना, साउथ अमेरिका यानी कि पैम्पास। तो थोड़ा सा ग्रासलैंड के बारे में जान लेते हैं। ये ज़्यादातर क्या होते हैं, बिल्कुल कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में रहते हैं और ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़्यादातर टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, तो इनमें ज़्यादातर वेस्टर्न लीज का ही इफेक्ट होता है। तो थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलिए ये आपका वर्ल्ड मैप है, तो इस तरीके से आपका कुछ भागों में बांटा गया है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पे आपकी चलती है ईस्टर्न लीज, तो वो चलती है इस तरफ को, और जो इससे ऊपर का जो भाग होता है वहाँ पे आपकी चलती है वेस्टर्न लीज, इस तरीके से। तो जो आपकी एक ग्रासलैंड जो पाए जाते हैं वो आमतौर पर इस जगह पे और इस जगह पे पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। ग्रासलैंड आर पर्टिकुलरली ट्रीलेस, यहाँ पे ट्री बिल्कुल नहीं पाए जाते ड्यू टू कॉन्टिनेंटली की वजह से यहाँ पर कोई भी ट्री नहीं पाया जाता। इस तरह के आपके ग्रासलैंड पाए जाते हैं। देखिए दूर दूर तक इसमें कोई भी ट्री नहीं पाया जाएगा। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है कि किस जगह पे क्या बोला जाता है। तो पुस्ताज जो आपका बोला जाता है वो बोला जाता है हंगरी, और उसके आसपास के रीजन में इसको ग्रासलैंड्स को क्या बोला जाता है, पुस्ताज। और जो प्रेरीज होते हैं वो बोले जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में। पैम्पास जो होते हैं वो आपके साउथ अमेरिका, ये अर्जेंटीना और अगवे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे बुशवेल्ड
ये होते हैं थोड़े से ट्रॉपिकल होते हैं। तो जब ये ट्रॉपिकल रीजन में होंगे उन्हें बोलेंगे बुश वेल्ड, जो कि होते हैं आपके नदर्न साउथ अफ्रीका में। और जो हाई वेल्ड होते हैं ये होते हैं आपके सदर्न साउथ अफ्रीका में। फिर आता है डॉन। डॉन जो आपके बोले जाते हैं वो आपका बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटरबरी जो आपका बोला जाता है वो बोला जाता है आपका न्यूजीलैंड में। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो इस तरह पे यहाँ पे आपके पाए जाते हैं पुस्ताज, ये हंगरी वाला रीजन, इस जगह पे पाया जाता है आपके पुस्ताज। और ये पूरा यूरेशिया हो गया, यहाँ पे आपका इसको बोला जाता है स्टेपी। और जो मैं आपको बताता है ये होता है आपका प्रेरीज, ये होता है यहाँ पे आपका पैम्पास। यहाँ पे आपके पाए जाते हैं बुशवेल्ड, ये दोनों जगह पे बुशवेल्ड पाए जाते हैं। यहाँ पे पाया जाता है डॉन। और यहाँ पर जो आपका न्यूजीलैंड होता है यहाँ पे आपका पाया जाता है कैंटरबरी। तो इसको थोड़ा सा याद रख लिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका हाउस स्पैरो से रिलेटेड। तो नॉर्मली जो आप चिड़िया देखते होंगे अपने घरों के आसपास, छोटी सी चिड़िया, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो है आपका एवरी ईयर द मार्च 20 इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड स्पैरो डे। यानी कि मार्च 20 जो है आपका वो वर्ल्ड स्पैरो डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा IUCN स्टेटस जो है आपका हाउस स्पैरो का वो है आपका वल्नरेबल, यानी कि जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। थर्ड जो है इट इज़ नेटिव टू यूरेशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि ये नॉर्थ अफ्रीका और यूरेशिया में पाई जाती है। फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज़ स्टेट बर्ड ऑफ बिहार एंड दिल्ली, यानी कि बिहार और दिल्ली की ये क्या है, एक स्टेट बर्ड है। तो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो है सी, यानी कि इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो जान लेते हैं कि इसका IUCN स्टेटस है क्या। तो ये आपकी नॉर्मल स्पैरो होती है जो आपने अक्सर घरों में भी देखी होगी अपने घरों के आसपास। तो जो हाउस स्पैरो होती है उसका जो IUCN स्टेटस है वो है आपका लीस्ट कंसर्न पे ये IUCN स्टेटस इसका है। और जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही था कि हर साल मार्च 20 को वर्ल्ड स्पैरो डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका हैबिटाट के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। द हाउस स्पैरो इज़ वाइड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इनहेबिटिंग एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका, चाइना, जापान, यानी कि इन 3 जगहों को छोड़ के वो ज़्यादातर हर कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। सेकेंड जो है इट इज़ नेटिव टू द यूरेशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि यूरेशियन रीजन और जो आपका नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है यहाँ की ये क्या है, एक नेटिव बर्ड है। इट इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ बिहार एंड दिल्ली, ये स्टेटमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसके कुछ डिक्लाइन के कॉजेज़ क्या है। पहला तो कॉज है अनफ्रेंडली आर्किटेक्चर ऑफ आवर होम्स, जिस तरह के हमारे अब घर बनते जा रहे हैं तो उस वजह से भी ये थोड़ी यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन में हमें डिक्लाइन दिखता जा रहा है। सेकंड तो बाकी सारे नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, नॉइज़ पॉल्यूशन, एग्जॉस्ट फ्यूम फ्रॉम व्हीकल्स। तो आगे बात करते हैं आपके अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नाविक। नाविक जो इंडिया ने ही लॉन्च किया था, तो इसके बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट का जवाब देना है। इट वाज डेवलप्ड बाय द इसरो, क्या इसरो और उसकी जो कॉमर्शियल विंग है अंतरिक्ष, इन दोनों के कोलैबोरेशन से हमने इस नाविक को तैयार किया गया है। सेकंड, इट कंस्टिट ऑफ द कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स, यानी कि इसमें 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन है जो कि आपकी प्लेस की जाएंगी लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसमें कि आपकी 4 जियो स्टेशनरी और 3 जियो सिंक्रोनस होंगी। तो आपको ये बताना है। तीसरा, इट कवर्स एन एरिया अप टू 3500 किलोमीटर नियर द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, यानी कि मान के चलिए ये इंडिया है, इंडिया की कोस्ट लाइन है, तो इससे ये जो डिस्टेंस लेगी वो होगी आपकी 3500। तो क्या ये 3500 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करेगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ओनली 1, यानी कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो देख लेते हैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट में किस किस जगह पे गलती है। तो जो यहाँ पे बोला गया था लियो, ये लो अर्थ ऑर्बिट नहीं है, ये है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और मैं ऑलरेडी कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है वो कितने एल्टीट्यूड पे होता है, वो आपका 36,000 किलोमीटर पर होता है। तो इसमें 3 क्या होती हैं आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होंगी, 4 आपकी होंगी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसको डेवलप जो किया गया था वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो IRNSS जो आपका जो बाउंड्री ये कंसिडर करेगा, यानी कि जितना एरिया इसके अंडर आएगा वो कितना आएगा,
1500 किलोमीटर, यानी कि कोस्ट लाइन से ये कितना लेगा 1500 किलोमीटर तक। और इसमें दो तरह की सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएंगी, एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, सेकेंड है आपकी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो ये आपकी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज होंगी ये सिर्फ आपकी डिफेंस फोर्सेस यूज़ कर पाएंगी, और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को सिर्फ आपकी क्या मिलेगी SPS। ये जो SPS होगी वो आपका बिल्कुल GPS की तरह ही होगी, जैसे आप अभी अपने मोबाइल में देखते हैं GPS, तो उसी तरह से आपका SPS होगा। द सिस्टम कैन ऑफर अ पोजीशन एक्यूरेसी, यानी कि इसमें अगर आप ऊपर सेटेलाइट से देखें तो आपको 20 मीटर तक की एक्यूरेसी, यानी कि 20 मीटर तक का जो क्षेत्र होगा वो बिल्कुल आपको एक्यूरेटली दिखेगा। तो इसमें आगे देखते हैं किस तरीके से होगा। तो ये आपके जो 4 आपके जियो सिंक्रोनस होंगे वो इस तरीके से आपके होंगे, और जो आपका जियो स्टेशनरी होगा वो इस तरीके से लगे हुए होंगे यहाँ पे। और इस तरीके से ये इंडिया के अगल बगल इतना रीजन को कवर करेगा, जो कि कितना होगा आपका 1500 किलोमीटर। तो आगे चलते हैं आज के आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका GIAHS के बारे में, ग्लोबल इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम के बारे में। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है इसमें इट इज़ अ लिस्ट क्रिएटेड बाय यूनेस्को, यानी कि क्या इस लिस्ट को यूनेस्को ने क्रिएट किया है। सेकेंड इज पर्पस ऑफ द GIAHS इज टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस सेफगार्ड टूवर्ड्स वर्ल्ड एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट्स, यानी कि इसमें लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करी जाएगी जो वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट है उनको सेफगार्ड करने के लिए। तीसरा जो स्टेटमेंट है इसमें आपको बताना है कि इंडिया में क्या ये तीनों साइट पाई जाती है। तो पहली जो आपकी साइट है वो है आपका कॉर्पुट उड़ीसा में, सेकंड साइट में इसमें बात करी गई है कुट्टनाड केरला में, तीसरा जो इसमें बात कर रहा है सैफरॉन कल्टीवेशन इन कश्मीर। तो ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि क्या ये तीनों चीज़ें, यानी कि ये तीनों साइट्स GIAHS की लिस्ट के अंडर आती हैं। तो इसमें आपको बताना है जो कि वो स्टेटमेंट जो है करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है आपका ओनली 1, बी है 1 एंड 2, सी ऑप्शन है आपका 2 एंड 3, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव। तो देख लेते हैं इसमें आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो इसमें आपका सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ये यूनेस्को द्वारा रिलीज़ नहीं की जाती, इसको जो रिलीज़ करता है वो करता है आपका FAO, यानी कि FAO आपका इसको रिलीज़ करता है। तो बाकी इसमें हम आगे देख लेते हैं। ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम आर आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी दैट कंबाइन एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी रेजिलिएंट इकोसिस्टम एंड वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज। इसमें उन लैंडस्केप के बारे में बात करी गई है जहाँ पे या तो कोई ट्रेडिशनल आर्ट के द्वारा एग्रीकल्चरल होता है या वहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें आता है। तो जो पहली जो इंडिया में साइट्स पाई जाती है वो है आपका कॉर्पुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ये आपकी पाई जाती है उड़ीसा में। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप इस स्लाइड से पढ़ लीजिएगा। सेकंड जो साइट है वो आपकी कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग, ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपका सी लेवल से नीचे पे फार्मिंग होती है। तो अगर आप इस बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं कि सी लेवल से नीचे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डायग्राम के थ्रू। मान के चलिए ये आपका सी लेवल है, यानी कि सी है, और ये आपकी कोस्ट लाइन है। उसके बाद में ये थोड़ी सी आपकी लैंड आती है, और लैंड में इस तरीके का अगर आपका डिप्रेशन आ गया, तो इस डिप्रेशन में इस जगह पे अगर आपकी फार्मिंग होती है तो ये इस सी लेवल के हिसाब से तो ये नीचे पे है, तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं बिलो सी लेवल फार्मिंग। तो इस स्लाइड को बाकी आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंटली होता क्या है, राइस कल्टीवेशन की जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। तीसरी जो है आपकी सैफरॉन हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि ये कहाँ पे उगाया जाता है, आपका कश्मीर में उगाया जाता है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका पैलेर्मो प्रोटोकॉल के बारे में। पैलेर्मो प्रोटोकॉल इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड है। पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपका ऑनलाइन वायलेंस से, तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड, और जो आखिरी जो स्टेटमेंट है वो आपका साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से रिलेटेड। तो इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड आपका है पैलेर्मो प्रोटोकॉल। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड, यानी कि पैलेर्मो प्रोटोकॉल आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं।
पेलेर्मो प्रोटोकॉल में 3 प्रोटोकॉल आते हैं जो कि आपके अडॉप्ट किए गए थे 2000 में, और ये 3 वो प्रोटोकॉल हैं। द प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस, पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। सेकेंड जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड, सी एंड एयर। तीसरा जो आपका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल अगेंस्ट द इलिसिट मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रैफिकिंग इन फायर आर्म्स, देयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट एंड एम्यूनेशन। ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल है वो आपके किसके अंडर आते हैं? वो आपके यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम्स के अंदर ये आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो आपका प्रोजेक्ट नियॉन के बारे में है। तो प्रोजेक्ट नियॉन के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है, आपको प्रोजेक्ट नियॉन के बारे में बताना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, इट वाज क्रिएटेड बाय द प्राइवेट कंपनी कॉल्ड स्पेसएक्स। क्या स्पेसएक्स के बारे में, स्पेसएक्स ने ये प्रोजेक्ट नियॉन चलाया है। सेकंड जो है, इट वाज मेड फॉर द न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ मासेस ऑर्बिटिंग नेटवर्क, यानी कि कुछ मास होते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए एस्ट्रॉइड हो गया, आपका कॉमेट्स हो गए, वो जो आपका ऑर्बिट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनका जो नेटवर्क है उसके बारे में एक्सप्लोरेशन करने के लिए ये आपका प्रोजेक्ट नियॉन चलाया गया है। तो इसमें आपको बताना है आपके कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बोथ, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत है। तो देख लेते हैं इसमें क्यों ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो जो यहाँ पे आपके प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स के बारे में बात की गई है, ये स्पेसएक्स ने नहीं, सैमसंग ने चलाया है। दूसरा जो यहाँ पे बात करी गई है, न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ मासेस ऑर्बिटिंग नेटवर्क, ये मासेस ऑर्बिटिंग नेटवर्क के लिए नहीं है, ये आर्टिफिशियल ह्यूमंस के लिए है। जो ये इसका नाम है नियॉन, वो ह्यूमंस के लिए है। तो इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि नियॉन्स आर कॉम्प्यूटेशनली क्रिएटेड वर्चुअल ह्यूमंस, द वर्ड डिराइव फ्रॉम न्यू ह्यूमन, यानी कि जो नियॉन है वो एक एब्रीवेशन है न्यू ह्यूमंस का। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। वर्चुअल ह्यूमन, यानी कि एक वर्चुअल ह्यूमन बनाया जाएगा जिसमें कि आपका मदद ली जाएगी कंप्यूटर जनरेटेड ह्यूमन स्टिमुलेशन की। इसमें क्या होगा, कोई एक सिचुएशन होगी तो ये वर्चुअल ह्यूमन, यानी कि ये जो कंप्यूटर जनरेटेड ह्यूमन सिमुलेशन है, ये देखेगा कि अगर उस सिचुएशन में एक ह्यूमन होता वो किस तरीके से बिहेव करेगा। मान के चलिए कोई स्ट्रेस सिचुएशन है तो उसमें एक ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करेगा। तो इसमें देख लेते हैं इसमें होगा क्या क्या। वर्चुअल ह्यूमन कैन हैव सीजी ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक ह्यूमन की तरह बॉडी होगी। सीजी वॉइस एंड कंप्यूटर एम्पावर्ड सेंसेस, यानी कि सेम जैसे एक ह्यूमन में होते हैं वैसे ही सेंसेस होंगे उसमें भी। और ये क्या, कई सारे डोमेन्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन में, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, ट्रेनिंग एंड सेल्स में। तो इसी से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन याद आया है, अभी अभी जो आपने गगनयान सुना होगा, तो उसके लिए इसरो ने एक डेवलपमेंट की थी जिसमें कि वो एक एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजेंगे स्पेस में। तो क्या आप उसका नाम कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या उस एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है। तो आगे चलते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका गोल प्रोग्राम से रिलेटेड। तो इसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है, वो आपको देखना है। पहला है, इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सेकंड, इट इज़ टू कनेक्ट द अंडर प्रिविलेज्ड ट्राइबल वुमेन with a senior expert mentor in the area of business, fashion and art to learn digital and life skill, यानी कि जो अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल हैं उनको क्या करा जाएगा, एक एक्सपर्ट के अंडर लाया जाएगा ताकि वो क्या कर सके, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकें। थर्ड जो स्टेटमेंट है, इट एम्ड एट गाइडिंग एंड एनकरेजिंग ट्राइबल गर्ल्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया टू बिकम विलेज लेवल डिजिटल यंग लीडर फॉर देयर कम्युनिटीज़। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 2 और 3। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो आपका लॉन्च किया गया था फेसबुक के द्वारा। हालांकि इसमें भागीदारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की भी है, बट अगर आपके पास डायरेक्टली स्टेटमेंट आए कि लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स तो वो गलत हो जाएगा। इसको जो लॉन्च किया गया था वो आपका किया था फेसबुक ने लॉन्च किया था। उसके बाद ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने क्वेश्चन में, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार स्लाइड रोक के। आगे चलते हैं, ये फिर से एक ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के बारे में बताना है। तो आपको इसमें देखना है कि ये स्ट्रेट की कौन सी जगह की वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करता है।
तो आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेट कौन सी वाटर बॉडी को ज्वाइन करता है। तो पहला जो स्टेट है हर्मोज स्टेट, तो इसके बारे में जो पूछा गया है गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ, क्या ये गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ को जोड़ता है। सेकंड जो है वो है सुंडा स्टेट, तो सुंडा स्टेट क्या ये अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। थर्ड है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, क्या ये जावा सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है। फोर्थ है आपका बेरिंग स्ट्रेट, क्या ये आर्टिक ओशन एंड ईस्ट पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। तो आपको इन सारों को देखना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आंसर सी। तो इसको देख लेते हैं, यानी कि आपका पहला जो है वो बिल्कुल सही है और जो आपका फोर्थ है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सुंडा स्ट्रेट था वो आपका जोड़ता है जावा सी एंड इंडियन ओशन को, और जो आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो आपका जोड़ता है अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी को। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट स्टेट्स की मैंने क्लिपिंग डाली है कि कौन सी स्टेट किसको जोड़ता है, जैसे होमोज स्टेट गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियल गल्फ। बब अल मंदेब जो स्टेट है वो आपका जोड़ता है गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी को। 10 डिग्री चैनल जो इंडिया का है ये आपका अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल को जोड़ता है। सुंडा स्टेट है वो आपका जावा सी एंड इंडियन ओशन को जोड़ता है। बाकी बेरिंग स्टेट एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसको आपको याद रखना है, आर्टिक ओशन एंड ईस्ट पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। जिब्राल्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं, कुछ और ये इंपॉर्टेंट जैसे पाक स्ट्रेट, इसके बारे में तो आप जानते होंगे, जो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। तो स्ट्रेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट एक इस तरीके की बॉडी होती है, यानी कि ये दो वाटर बॉडी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे साउथ अटलांटिक ओशन और यहाँ पे आपका आ गया सदर्न पैसिफिक ओशन। तो इन दो को ये जो पैसेज है ये जोड़ रहा है। तो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है, ये जो पैसेज है जो मैं ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, इस पैसेज का नाम बताइए जो कि आपका साउथ अटलांटिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। तो यहीं पे आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो थैंक्स अलॉट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या इसके कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे लिखिएगा, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको बताइएगा। थैंक्स अलॉट। दिया जाए।